पैराडाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम आल्सो refers to use of distributed system to solve computational problems। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है कि सॉल्व करता है कंप्यूटेशनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम का यूज किया जाता है। It is usefully to identify the basic pattern or models of distributed application। यानी ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम क्या होता है, एक तरीके से ये जो आइडेंटिफाई करता है यानी जो मॉडल्स में बेसिक पैटर्न्स यूज हो रहे हैं और जो मॉडल्स के एप्लीकेशंस हैं या पैराडाइम को अपन कह सकते हैं एक तरीके से फ्रेमवर्क। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम एक तरीके से बेसिक पैटर्न फाइंड आउट करता है और मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और मॉडल्स के एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करता है। ये इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज पैराडाइम यानी मैसेज पासिंग पैराडाइम। मैसेज पासिंग पैराडाइम का मतलब इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पैराडाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। यानी यह पैराडाइम मतलब मोस्टली यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम में। इसमें है कि ए प्रोसेस सेंड ए मैसेज रिप्रेजेंटिंग ए रिक्वेस्ट। यानी जो भी अपन जैसे क्लाइंट से जो मैसेज भेजते हैं यानी जो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास, तो वो किस फॉर्म में जाती है, मैसेज के फॉर्म में। मैसेज के फॉर्म में जाती है मतलब पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। यानी जो मैसेज है उसको अपन क्या करते हैं, यानी जैसे बिट्स हैं 0 1, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है सपोज दैट कि जैसे लिखा हुआ है कि मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी, तो इस तरीके से लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, जैसे मीट है तो मीट को अपन ने 0 1 0 यानी 4 बिट्स में डिवाइड कर लिया, ये हो गया मीट। उसके बाद टी ओ को 1 0 दे दिया, टोगा को अपन ने 0 1 0 1 दे दिया। इस तरीके से अपन ने इसको बिट्स में डिवाइड करके यानी जो पहला वाला मैसेज है यानी मीट है उसको अपन ने कैसे बना दिया, यानी पैकेट की फॉर्म में बना दिया और उसके साथ एड्रेस अटैच कर दिया। यानी एड्रेस क्या होता है, यानी एड्रेस होता है जैसे जहाँ पर अपन को मैसेज भेजना है यानी रिक्वेस्ट भेजनी है उसका एड्रेस होता है। तो वो मैसेज क्या होगा, मैसेज जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास। अब रिसीवर कोई भी हो सकता है, जैसे रिसीवर मान लो सर्वर भी हो सकता है। यानी क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर भी क्या करेगा उसी तरीके से यानी मैसेज की फॉर्म में रिस्पॉन्ड करेगा किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा और जो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी होगी जिस एप्लीकेशन के लिए उसको ट्रिगर करके फिर उसके अनुसार क्या करेगा, उसको रिप्लाई करता जाएगा। यानी उसको जो भी डेटा जिस क्लाइंट ने मंगाया होगा वो उसको रिक्वेस्ट मतलब उसको ट्रांसफ़र करेगा मैसेज की फॉर्म में किसको, क्लाइंट को। कौन करेगा, सर्वर। अब ये तो हो गया मैसेज पैराडाइम। इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर पैराडाइम। अब क्लाइंट सर्वर पैराडाइम क्या होता है, अब क्लाइंट सर्वर पैराडाइम में जैसे लिखा हुआ है द सर्वर एक्ट एज ए सर्विस प्रोवाइडर। यानी सर्वर किस तरीके से एक्ट करता है, सर्विस प्रोवाइडर की तरह। यानी जो सर्विस प्रोवाइड कराता है और क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है किसको, क्लाइंट को। यानी जब तक मतलब सर्वर रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। अब आगे लिखा हुआ है कि सर्वर इज ए डंप मशीन अनटिल क्लाइंट मेक ए कॉल सर्वर डज नॉट कम्युनिकेट। मतलब सर्वर जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा सर्वर को। जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तभी वो रिस्पॉन्ड देगा। अब मैं अब इसके अंदर भी क्या होता है, मैनी इंटरनेट सर्विसेज आर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। यानी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसको अपन मतलब सर्वर से उसको
क्लाइंट के थ्रू मंगाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। उसके बाद आता है मैसेज सिस्टम पैराडाइम। अब मैसेज सिस्टम पैराडाइम क्या होता है? ए सेंडर डिपॉजिट ए मैसेज विद द मैसेज सिस्टम which forward it to message queue associated with each other receiver. Once a message is sent to the sender is free to move on other task. मतलब क्या करता है, जो सेंडर और जैसे सेंडर ने रिसीवर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजता था, अब सेंडर रिक्वेस्ट रिसीवर के न पास ना भेज के मैसेज सिस्टम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो मैसेज सिस्टम होता है तो उसके अंदर जितनी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी रिक्वेस्टें कहाँ जाती हैं? मैसेज सिस्टम के अंदर जाती हैं। यानी एक क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी तो मैसेज सिस्टम के अंदर गई, दूसरे क्लाइंट ने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी तो मैसेज सिस्टम के अंदर गई, तीसरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो वो मैसेज सिस्टम के अंदर गई। अब सर्वर क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होती है उस रिक्वेस्ट को, यानी जिस क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्ड देता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट यानी वो जो कुछ मंगाना चाह रहा है, जो भी प्रोसेस है, जो भी एप्लीकेशन है, उसको भेजता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जो अगली रिक्वेस्ट आई होती है, फिर उस जो अगले वाला क्लाइंट है उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको फुलफिल करता है और उसको रिस्पॉन्ड देता है। इस तरीके से मैसेज सिस्टम वर्क करता जाता है। यानी जो जो रिक्वेस्टें क्लाइंट कर रहे हैं वो सारी जाके डायरेक्ट सर्वर पर ना जाके मैसेज सिस्टम में जाकर स्टोर हो रही हैं। और उसके बाद जब सर्वर एक रिक्वेस्ट से फ्री हो रहा है तब दूसरी रिक्वेस्ट ली जा रही है सर्वर के द्वारा। तो ये क्या होता है? मैसेज सिस्टम पैराडाइम होता है। अब इसके बाद आता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब होता है एज एप्लीकेशन ग्रू increasingly complex, it desirable to have a paradigm which allow a distributed software to program in manner similar to conventional application which run a single processor। आगे लिखा हुआ है RPC model provides such an abstraction using this model. Inter-process communication proceed as a procedure or function call which are familiar to application programmer। मतलब रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या करता है कि यानी जैसे सपोज दैट दो नोड हैं, यानी नोड हैं, तो एक पीसी से हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, तो सर्वर के पास भी जैसे अपन समझ सकते हैं कि जैसे अपन कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए अपन को क्या है, जावा इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जावा वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने जो पहले वाला नोड है उस पर जावा वर्चुअल मशीन डला हुआ है और सेकंड वाला नोड है उस पर भी जावा वर्चुअल मशीन डला हुआ है। तो अब अपन ने क्या किया कि जैसे जावा का एक प्रोग्राम बनाया तो वो अपनी पहली वाली मशीन पर है, पर उसका जो मेन प्रोग्राम है यानी जो मेन क्लास है वो दूसरे वाले यानी सर्वर के ऊपर बनी हुई है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, तो और क्लाइंट क्या है कि जैसे उस कैलकुलेशन को, यानी जो मेन क्लास वाली कैलकुलेशन है उसको खुद नहीं करना चाह रहा, तो वो डायरेक्ट सर्वर से उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी मतलब फाइंड आउट कर लेगा और उसको उसका रिजल्ट दे देगा। तो रिजल्ट दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्क है, यानी जो वर्क है वो किसने किया, यानी सर्वर ने किया, और रिजल्ट आके कहाँ पर स्टोर हो गया, क्लाइंट के पास। तो ये क्या होता है, यानी रिमोटली अपन ने क्या किया, अपने कंप्यूटर से जो भी कैलकुलेशन थी वो सर्वर से लाके अपने कंप्यूटर पर ले ली। तो ये क्या होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल।
अब इसके आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडाइम, यानी जिसमें अपन ऑब्जेक्ट का यूज करें वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडाइम। अब इसका मतलब हुआ कि द आइडिया ऑफ अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इज ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी अपन पैराडाइम यूज करते हैं वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडाइम होता है। अब इसको अपन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे रिमोट मेथड इन्वोकेशन, नेटवर्क सर्विसेज, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ऑब्जेक्ट स्पेसेस। तो अब जो सबसे पहला वाला है जिसको बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन इज एन एपीआई that allow an object that exists in another address space which could be on the same machine or a remote machine. RMI creates a public remote server object that enables client and server side communication through simple methods call on the server object। मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन का मतलब क्या हुआ कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन एक तरीके की एपीआई है जिससे अपन क्या करते हैं कि जैसे इस एपीआई का यूज करके अपन क्या करेंगे कि वहाँ से जो सर्वर होगा सर्वर से अपन जैसे सर्वर पे अपन ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी एपीआई के थ्रू तो सर्वर क्या करेगा, यानी उस एपीआई यानी जो भी अपन मंगाना चाह रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड करेगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और जैसे अपन कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपन जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए अपन को जैसे एपीआई की ज़रूरत पड़ती है तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट वो एपीआई अपने क्लाइंट वाले यानी अपने पीसी पर तो नहीं होती है, वो सर्वर पर स्टोर होती है। तो अपन क्या करते हैं सर्वर पर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से उस एपीआई को लेते हैं और उसका यूज कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से अपन उसको उस मेथड को अपने कंप्यूटर पर मतलब बिना इम्प्लीमेंट किए कहाँ से ले रहे हैं सर्वर से ले रहे हैं। तो ये क्या होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। अब आता है नेटवर्क सर्विसेज पैराडाइम, यानी नेटवर्क सर्विसेज पैराडाइम का मतलब होता है कि सर्वर के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी बनी होती हैं और डायरेक्टरी बनी रहती हैं उनके अंदर पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो स्टोर रहता है विद नेम। तो अब जिस भी डेटा को अपन को एक्सेस करना होता है तो अपन क्लाइंट के द्वारा यानी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास और वो डायरेक्टरी में सर्च करता है कि वो डेटा है कि नहीं। अगर वो डेटा उसको उस पर मिल जाता है तो वो किसको भेज देता है क्लाइंट को भेज देता है सर्विस प्रोवाइडर। इस तरीके से नेटवर्क सर्विस पैराडाइम वर्क करता है। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडाइम। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडाइम का मतलब हुआ कि इन दिस पैराडाइम एप्लीकेशन इशू ए रिक्वेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर which directs the request to an appropriate object that provides the desired service। मतलब ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडाइम का मतलब हुआ कि जैसे दो नोड्स हैं, एक क्लाइंट है दूसरा सर्वर है। तो क्लाइंट ने क्या किया मतलब क्लाइंट के ऊपर जो प्रोग्राम बना हुआ है सपोज दैट वो बना हुआ है डॉट नेट में और सर्वर के ऊपर जो प्रोग्राम बना है वो बना है पीएचपी में। तो अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए अपन किसका काम करते हैं ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर का। मतलब इसको एक अपने एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट यानी आपने देखा होगा कि जैसे किसी पर्सन को हिंदी आती है
किसी को इंग्लिश आती है। अब एक पर्सन है, तो वो जो हिंदी वाला है वो इंग्लिश वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इंग्लिश वाला हिंदी वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हों। तो वो क्या करेगा, हिंदी वाले का ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को दे देगा, और इंग्लिश वाले का ट्रांसलेट करके हिंदी वाले को दे देगा। यानी ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर क्या करता है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं अलग अलग नोड पे, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडाइम का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडाइम। ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडाइम का मीन्स होता है द पैराडाइम एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एंटिटी नोन एज ऑब्जेक्ट स्पेसेस। यानी इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे दो नोड्स हैं, दो नोड्स के बीच में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट डले रहते हैं। तो अब उस बहुत सारे ऑब्जेक्ट डले रहते हैं, अब क्लाइंट को जिसके ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस पर जाके उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेता है। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। तो ये किस में आता है, ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडाइम में आता है। उसके बाद आता है द मोबाइल एजेंट पैराडाइम। मोबाइल एजेंट पैराडाइम क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेबल प्रोग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द मोबाइल एजेंट स्टार्ट फ्रॉम originated host and transport over host to host. At each host, agent can access the services or resources to complete the mission. मतलब यानी कोई भी टास्क है, तो जैसे सपोज दैट 4 नोड्स हैं, तो वो टास्क एक कंप्यूटर पर यानी एक नोड पर परफॉर्म ना होके मतलब दूसरे नोड, तीसरे नोड, फोर्थ नोड, इन सब पर वो टास्क ये परफॉर्म होती है। यानी कुछ पार्ट एक टास्क पर एक नोड पर हो रहा है, कुछ टास्क दूसरे नोड पर हो रहा है, कुछ टास्क तीसरे नोड पर हो रहा है। इस तरीके से वो टास्क परफॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से अपन क्या होता है, मतलब ये एक तरीके से टास्क स्विच करती रहती है, यानी पूरा टास्क सभी नोड्स पर कंप्लीट होता है। यानी एक के बाद दूसरे पर स्विच होता है, तो तीसरे पर फोर्थ पर, इस तरीके से टास्क सभी नोड्सों पर होते हुए परफॉर्म होती है। इसको अपन मान सकते हैं, जैसे इसके लिए कौन यूज होता है, मोबाइल एजेंट पैराडाइम। ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेबल प्रोग्राम होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपन मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल क्या होता है, मूवेबल होता है। तो अपन किसी टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो भी वो टास्क परफॉर्म होती जा रही है। तो यानी ये क्या हो गया, मोबाइल एजेंट पैराडाइम। थैंक यू।